हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस किया था कि अब हम कुछ वीडियोस ऐसी पढ़ेंगे जिसमें एक्सपेंसेस डिसअलाउड की बात की है एक्ट में, यानी कुछ कंडीशंस रखी हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ठीक है, अदरवाइज द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। उस सीरीज में सबसे पहले आ रहा है सेक्शन 40। सेक्शन 40 में क्लॉज ए, ठीक है, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। इसमें बात कर रहे हैं सेक्शंस में, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक सेक्शन है ये। इट इज टॉकिंग अबाउट 3 एक्सपेंसेस: इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। स्पेसिफिक सिचुएशन है। इन 3 खर्चों की बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर हमने फॉरेनर से कोई लोन लिया हो या उनसे कोई टेक्निकल सर्विसेज ली हो, उनसे कोई नो हाउ लिया हो जिसके लिए हम उनको रॉयल्टीज पे कर रहे हैं, या फीस दिया उन्हें हमने उनकी टेक्निकल सर्विसेज की, या उनसे लोन्स लिए हैं, तो इन्होंने कहा पेमेंट टीडीएस काट के करो। टीडीएस इज ए मस्ट। ये बात मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी कई बार ये बात आ चुकी है कि अगर फॉरेन कंट्री में आप कोई पेमेंट कर रहे हैं देन वो टीडीएस के बाद ही जानी चाहिए। इफ यू आर पेइंग समथिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया। यहां पर इन्होंने एक स्टेप और आगे ले लिया कि अगर आप इंडिया में भी पे कर रहे हैं बट एक नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोनों सिचुएशंस हैं, मैं 2 अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, आपको ध्यान से समझ में आए इसके लिए। एक तो ये बात कर रहे हैं पेमेंट आउटसाइड इंडिया की, या फिर दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं और टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये 2 अलग अलग चीजें हैं इसमें कवर जो उन्होंने की, एक पेएबल आउटसाइड इंडिया और एक टू अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और पेमेंट जो है वो 3 है। मैं इन तीनों को भी अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आप समझें इसको। एक तो बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की, एक हम बात कर रहे हैं कोई भी नो हाउ लिया उसकी वजह से जो हमारे को मिली है रॉयल्टी उसकी, ठीक है ना, और तीसरा है हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इन तीनों में से कोई भी पेमेंट अगर हो रही है और पेमेंट हो रही आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, राइट, तो इस सिचुएशन में टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होना जरूरी है। अगर टीडीएस करे बगैर पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट जो है डिसअलाउड हो जाएगी। इफ यू हैव मेड द पेमेंट विदाउट टीडीएस देन द पेमेंट विल बी डिसअलाउड। दैट इज द पॉइंट। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोविजंस है। मैं एक बार पहले पूरी कहानी सुना देता हूं, फिर बहुत ध्यान से लिखने वाला है। ये सेक्शन है छोटा लेकिन मिर्ची जैसा है, जरा सी भी गलती हुई तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले तो सिचुएशन की हम वो बात करते हैं कि आपने उसकी टीडीएस करी ही नहीं। जब टीडीएस किया ही नहीं तो आपकी पेमेंट डिसअलाउ हो गई, बात खत्म। दूसरी बात, आपने टीडीएस की लेकिन टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपने अभी तक टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया तो आप इवन नेक्स्ट ईयर की आरओआई डेट तक, जो रिटर्न भरने की डेट है, रिटर्न भरने से पहले एक तरह से वो पेमेंट अपनी क्लियर करके आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, वी विल अलाउ इट, ठीक है। सो पहली सिचुएशन कि आपने टीडीएस किया ही नहीं, जमा ही नहीं कराया, ऑब्वियसली डिसअलाउड है, फिर जिस साल दोगे उस साल अलाउड होगा। दूसरी सिचुएशन, आपने टीडीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में किया लेकिन उसको डिपॉजिट जो है आपने आरओआई डेट तक कर दिया तो आपको उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि आपने टीडीएस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, बेशक आपने आरओआई डेट तक उसको डिपॉजिट कर दिया बट तब भी आपको डिडक्शन मिलेगी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, राइट। और चौथी सिचुएशन ये है कि आपने टीडीएस फाइनेंशियल ईयर के बाद ही किया और तभी जमा कराया, या पहले किया बाद में जमा कराया, तो उन सिचुएशंस में भी आपको टीडीएस की डिडक्शन जो है, उस अमाउंट की डिडक्शन बेसिकली तभी मिलेगी जब आपने वो टीडीएस डिपॉजिट किया। है तो सिंपल, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे इस प्रोविजन में थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो मैं करता हूँ पहले काम, पहले मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, मुझे लगता है उससे शायद आपको क्लैरिटी इसमें आएगी, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डील कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, तो हम सेक्शन डील कर रहे हैं सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये डील किस चीज़ में करता है? ये डील करता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये बात करता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी
और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल आउटसाइड इंडिया, पेएबल आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन तीनों में से कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया पे करें या पेड इन इंडिया करें टू अ नॉन रेजिडेंट, देन दिस सेक्शन इज अट्रैक्टेड। ये सेक्शन क्या कहता है? पेमेंट मस्ट बी डन आफ्टर टीडीएस, ये कहता है ये सेक्शन। पेमेंट मस्ट बी डन आफ्टर टीडीएस, अदरवाइज डिडक्शन इज नॉट अलाउड, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेमेंट मस्ट बी डन आफ्टर टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जरूरी है। अगर आपने टीडीएस नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इफ द पेमेंट इज डन विदाउट टीडीएस देन द होल पेमेंट विल बी डिसअलाउड। जैसे मान लेते हैं 1 करोड़, अब जैसे फॉरेन कंट्री से पैसा लिया है कोई 10-20 हज़ार रुपये की थोड़ी पेमेंट होगी, लाखों करोड़ों की पेमेंट होगी और उस पर टीडीएस नहीं हुआ तो वो सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दिया कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो सपने में भी कभी देर नहीं कर पाएगा, एरर नहीं करेगा, उसको टीडीएस काटना ही है, टाइम से जमा कराना ही है, नहीं तो उसकी वो पूरी लाखों करोड़ों की पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। द प्रोविजन इज वेरी स्ट्रिक्ट जस्ट टू एंश्योर कि कोई भी पेमेंट विदाउट टीडीएस ना हो। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इन सिचुएशन में पेमेंट टीडीएस के बाद ही करनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर थोड़ा बहुत डिले हो तो किस तरह से ये डील करते हैं, या सब्सिक्वेंट ईयर्स में जमा कराएंगे तब क्या होगा, उसको समझिएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं ताकि मैं एक साथ सारे पॉइंट्स आपको लिख के दिखा सकूं कि अलग अलग सिचुएशंस क्या हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम हाथ के हाथ बात करेंगे रिलैक्सेशंस की। इसमें रिलैक्सेशन क्या है? राइट, सबसे पहला टीडीएस डन इन फाइनेंशियल ईयर बट डिपॉजिटेड बाय रिटर्न ऑफ इनकम डेट। इसको बार बार पूरा लिखने में टाइम भी लगेगा और वैसे भी मैं इसको एक शॉर्ट में समरी फॉर्म में देना चाहता हूं, इसलिए आरओआई डेट लिख रहा हूं, रिटर्न ऑफ इनकम। सो टीडीएस हमने फाइनेंशियल ईयर में किया लेकिन उसको डिपॉजिट किया आरओआई डेट तक, अलाउड है। ये रिलैक्सेशन इसमें इन्होंने दिया है कि अगर आपने उस टीडीएस को करंट फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट करने में 1 आध महीना लेट हो गई तो आरओआई डेट तक अगर आपने कर दिया तो अलाउड है, उसमें आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में उस पेमेंट के अगेंस्ट डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि इफ टीडीएस इज डन इन फाइनेंशियल ईयर बट डिपॉजिटेड आफ्टर आरओआई डेट, फिर क्या होगा? अलाउड तब भी है लेकिन इसके बारे में फिर लिखना पड़ेगा, देन डिडक्शन इज अलाउड इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पे करोगे फिर वो उसमें चला जाएगा। आरओआई एक बार जब आरओआई डेट निकल गई तो आपको जो सेम फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलनी थी वो तो डिसअलाउंस होके रहेगा और फिर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट में मिलेगी। इफ टीडीएस इज डन इन द फाइनेंशियल ईयर बट डिपॉजिटेड आफ्टर आरओआई डेट। ठीक है, तो कम से कम ये तो है कि जब आप बाद में पे कर दोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसके बारे में हम और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, फर्दर पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स। अब इसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूं नो टीडीएस डन इन करंट ईयर। अभी तक तो मैं टीडीएस की बात कर रहा था। नो टीडीएस डन, देन डिडक्शन विल बी अलाउड इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीडीएस पेमेंट। ऐसा तो है नहीं कि आप गवर्नमेंट का टैक्स लेके भाग जाओगे, आज नहीं तो कल वो जमा तो कराना ही पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने ये लॉ बना दिया है कि डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीडीएस पेमेंट, यानी जिस साल आप उस टीडीएस की पेमेंट करोगे उस साल ये आपको पेमेंट अलाउ करेंगे। राइट, अगर आपने टीडीएस काटे नहीं। देखिए ऊपर जो 2 सिचुएशंस थी, मैं जानबूझ के इसको एक ही पेज पे ला रहा था इसीलिए ताकि आप इसको ध्यान से देख के समझें, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊपर जो 2 सिचुएशन थी वो ये थी कि आपने टीडीएस किया और उसको आपने आरओआई डेट तक डिपॉजिट कर दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है आपने टीडीएस किया, डिपॉजिट लेट किया, कोई बात नहीं, फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में पे किया उस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन ले लो। तीसरी सिचुएशन में भी रिलैक्सेशन ही एक तरह से कि आपने टीडीएस नहीं किया तो फिलहाल तो डिसअलाउ होगा, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टीडीएस की पेमेंट कर देंगे उस साल आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी।
ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें बन जाता है नो टीडीएस एंड नो डिपोजिशन, मान लेते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली द डिडक्शन इज नेवर अलाउड। जब तक आप जमा नहीं कराएंगे तब तक तो कभी मिलनी नहीं है। द डिडक्शन इज नेवर अलाउड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। द डिडक्शन इज नेवर अलाउड। ठीक है। सो मोर पॉइंट्स में यही है, ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान रखें कि अगर आपने टीडीएस नहीं किया, जमा नहीं कराया, कभी डिडक्शन नहीं मिलेगी। टीडीएस नहीं किया तो जब जमा कराया तब मिल जाएगी। टीडीएस कर लिया, आरओआई से पहले जमा कर दिया, नो प्रॉब्लम, फिर तो आप परफेक्टली ओके हैं, इसी करंट ईयर में ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आरओआई डेट क्रॉस हो गई है, ठीक है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक टिपिकल सिचुएशन में कई बार बच्चे फंस जाते हैं, वो ये कि एक फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम भरनी होती है। सपोज टीडीएस हमने नेक्स्ट ईयर में किया लेकिन आरओआई डेट से पहले जमा कर दिया, तो उसको वो लेट ही मानते हैं, बिकॉज वो जो है एक और, चलो इसमें मोर पॉइंट्स में लिख लेते हैं। एक टिपिकल सिचुएशन, थर्ड, टीडीएस डन इन नेक्स्ट ईयर बट डिपॉजिटेड बिफोर आरओआई ऑफ प्रीवियस ईयर। then also deduction can be claimed, only in financial year of payment। उसको फिर करंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हैं आप? जैसे माना एक एग्जांपल ले लेते, सपोज फाइनेंशियल ईयर 16-17 है। अब फाइनेंशियल ईयर 16-17 की आरओआई आपको कब तक भरनी है? सपोज एक ऑर्डिनरी एसएससी है, 31 जुलाई 17 तक भरनी है। आपने क्या किया, अप्रैल में टीडीएस किया और अप्रैल में ही जमा करा दिया, तो आरओआई डेट से पहले जमा हो गया। बट टीडीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में करना जरूरी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि रिलैक्सेशंस के लिए जरूरी है टीडीएस डन इन फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस डन इन फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब है टीडीएस जब तक आप फाइनेंशियल ईयर में नहीं करते तब तक वो रिलैक्सेशन जो करंट ईयर में डिडक्शन के लिए है, एग्जैक्टली देखा जाए तो रिलैक्सेशन का पॉइंट सिर्फ एक यही है। मैंने उसमें ऊपर वाला जो दूसरा पॉइंट लिया है, एग्जैक्टली वो देखा जाए तो सही मायने में रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि उसमें भी डिडक्शन सब्सिक्वेंट ईयर में पोस्टपोन हो रही है। टीडीएस डन इन फाइनेंशियल ईयर बट डिपॉजिटेड आफ्टर आरओआई डेट में भी डिडक्शन इज अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट का मतलब बेसिकली यही हो गया, सब्सिक्वेंट ईयर, जिस ईयर में आप दे रहे हैं उसी में अलाउ कर रहे हैं, जो ईयर एक्चुअली था उसमें नहीं अलाउ कर रहे इसमें भी। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बेशक मैंने 2 पॉइंट्स में, जैसे मैंने कहा, रिलैक्सेशन ले ली, बट रिलैक्सेशन का पॉइंट सिर्फ यही एक है कि आपने करंट ईयर में टीडीएस किया और नेक्स्ट ईयर आरओआई डेट से पहले उस अमाउंट को जमा करा दिया, देन ओनली एग्जैक्टली ये लोग आपको डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं। अगर आपने आरओआई डेट के बाद डिपॉजिट किया तो भी डिडक्शन फॉरवर्ड हो गई, और डिडक्शन अगर आपने की नहीं, जमा ही नहीं कराई, फिर तो खैर भूल ही जाओ डिडक्शन। और टीडीएस भी आपने सब्सिक्वेंट ईयर्स में किया तो वो भी जो है आपको डिडक्शन सब्सिक्वेंट ईयर्स में ही पोस्टपोन हो जाती है। राइट, चलिए, आई होप कि ये सेक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये भी बताया गया है कि दिस क्लॉज इज ओनली फॉर इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। नेचुरली इट्स अ स्पेसिफिक सेक्शन। ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट। चलिए, नाउ इज सेक्शन 40A सब क्लॉज 1A। ये बात करता है कि जो पेमेंट्स हम इंडिया में कर रहे हैं उन पर भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको भी हाथ के हाथ। नेक्स्ट सेक्शन कि इंडिया में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन 40A, सेक्शन 40A क्लॉज 1A। ठीक है, ये जो हमारा था, दिस इज वॉज क्लॉज 1, दिस इज क्लॉज 1A। ये सेक्शन कहता है इन केस ऑफ पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स इन इंडिया विच आर सब्जेक्ट टू टीडीएस। बहुत सारे सेक्शन हैं, पूरा टीडीएस का एक चैप्टर आएगा। सैलरी पे टीडीएस होता है, इंटरेस्ट पे टीडीएस होता है, रेंट पे टीडीएस होता है, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर रहे हो आप उस पे टीडीएस होता है,
कोई इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे हो उस पर टीडीएस होता है, कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो उस पर टीडीएस होता है। ऑलमोस्ट सारी पेमेंट्स पे, कुछ लिमिट तो दी है छोड़ने की, बस उसके बियॉन्ड टीडीएस सभी पेमेंट्स पर होता है। कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए उनको टैक्स काट के ही पेमेंट करनी होती है। तो इन्होंने अब यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आप रेजिडेंट्स को इंडिया में भी पे कर रहे हो, इन केस ऑफ पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स इन इंडिया विच आर सब्जेक्ट टू टीडीएस, देन पेमेंट मस्ट बी डन, then payment must be done after TDS, नहीं तो अदरवाइज। लेकिन यहां थोड़ा सा इन्होंने रहम किया है, अदरवाइज 30% ऑफ पेमेंट इज डिसअलाउड। जैसे पिछला जो सेक्शन था उसमें तो 100% डिसअलाउ किया था, यहां पर इन्होंने 30% पेमेंट डिसअलाउ किया, अदरवाइज 30% ऑफ पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। अच्छा, फिर जब आप टीडीएस जमा कर देंगे तो वो 30% अलाउ हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो व्हेन टीडीएस डिपॉजिटेड, when TDS deposited, then 30% of payment shall be allowed। वो जो डिसअलाउंस था वो एक तरह से वापस आ जाएगा, वो अलाउ हो जाएगा। when TDS deposited, then 30% of payment shall be allowed। तो जितना डिसअलाउंस हुआ था वो अलाउ हो जाएगा। अब अगर आप इसमें बात करें रिलैक्सेशन की, तो मैं कहूँगा कि रिलैक्सेशन के प्रोविजंस एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी यही फंडा है कि अगर आपने टीडीएस फाइनेंशियल ईयर में किया लेकिन डिपॉजिट आरओआई डेट तक किया, अलाउड है। डिपॉजिट आप करने में लेट हो गए, नेक्स्ट ईयर में अलाउड है। टीडीएस किया ही नहीं, डिसअलाउड है। तो कहने का मतलब ये मैंने पूरी कहानी आपको प्यार से समझा दी थी, मैं रिपीट करके और कंफ्यूज नहीं करूँगा, कई बार ज़्यादा रिपीट करने से भी कंफ्यूजन होती है। तो जो कंसेप्ट सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज 1 में मैंने आपको पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स के बारे में बताया था, वही सेम रिलैक्सेशन के प्रोविजंस इस केस में भी अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि इस बार हम पेमेंट इंडिया में कर रहे हैं, रेजिडेंट्स को कर रहे हैं, और इसमें हर उस चीज़ पर ये, जैसे वहाँ तो स्पेसिफिक था कि भी 3 बातें थी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जबकि हम यहाँ इंडिया में जब रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं तो हर वो पेमेंट जिस पर टीडीएस अप्लाई होता है उस पर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां 100% डिसअलाउ कर दिया था अगर टीडीएस नहीं किया, तो यहाँ 30% डिसअलाउ किया। जैसे मान लेते हैं हमने सैलरी विदाउट टीडीएस दे दी 10 लाख की, तो 10 लाख डिसअलाउ नहीं होगा, 3 लाख डिसअलाउ होगा। और सपोज अगर हमने उसका टीडीएस जमा कर दिया तो उस फाइनेंशियल ईयर में वो 3 लाख रुपए अलाउ हो जाएंगे। इसके ऊपर एक आईसीएआई की मॉड्यूल से मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, जिसको मैंने अपने असाइनमेंट में भी कवर किया है। अब देखिएगा, जैसे इसमें दिया है XYZ लिमिटेड फॉलोइंग पेमेंट्स इन द मंथ ऑफ मार्च टू रेजिडेंट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, what will be the consequences assuming that the resident pays in all the cases have not paid the tax if any which was required to be deducted। तो इस सिचुएशन में जैसे सैलरी में 15 लाख रुपए विदाउट टीडीएस दे दिए, और नॉन कंपीटिंग फीस मिस्टर एक्स को दिया 70,000 और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दिया 25,000, ठीक है। ये बिना इन्होंने कहा है कि टीडीएस के पेमेंट हो गई। तो अब आप समझिए कि ये पूरी पेमेंट डिसअलाउ नहीं होगी। जो ये बन रहा है 15,95,000 है ना, 15,70 and 25 95, so 15,95,000 का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और फिर जब भी ये जमा करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में इसको डिडक्शन मिल जाएगी। Would your answer change if XYZ Limited has deducted tax on the above in April and from subsequent payments made to these persons and remitted from the same in July 2016? देखिए, पहले उस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो सवाल ये उठता है कि मार्च में जब पेमेंट हुई तो ये पेमेंट आपने टीडीएस की जो है वो पेमेंट जो है आपने कर दी, टीडीएस नहीं किया, तो एक तो इस पेमेंट का 30% फिलहाल डिसअलाउ हो जाएगा, और जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे उसमें अलाउ होगा। जहाँ तक इस दूसरे क्वेश्चन का सवाल है, अगर टीडीएस अप्रैल में किया जाए तो याद होगा मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अगर हम नेक्स्ट ईयर में टीडीएस करते हैं, याद है आपको ये लास्ट वाला पॉइंट, टीडीएस डन इन नेक्स्ट ईयर बट डिपॉजिटेड बिफोर आरओआई, तब भी इसको फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट में डिडक्शन मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया अब चेंज हो गया ईयर। आपने माना 15-16 का क्वेश्चन था, आपने टीडीएस अप्रैल 16 में किया, तो एक तरह से डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 16-17 में मिलेगी, विच इज असेसमेंट ईयर 17-18, यानी एक साल फिर डिले हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था टीडीएस को फाइनेंशियल ईयर में करना बहुत जरूरी है। अगर टीडीएस हमने फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया तो फिर चाहे उसकी पेमेंट आप जब भी करो, फिर वो पेमेंट बेसिस पर ही आपको डिडक्शन मिल पाएगी। द ओनली रिलैक्सेशन इज कि आप टीडीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दो और आरओआई डेट तक जमा करो। दैट इज द ओनली रिलैक्सेशन प्रैक्टिकली। ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी थी। वही चीज इस क्वेश्चन के अंदर भी सामने आ रही है जब हम कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट सामने आ रहा है, आई एम सॉरी मैं एक बार ले जाता हूं, कि इन्होंने जो टीडीएस किया वो सब्सिक्वेंट ईयर में किया, तो डिडक्शन फिर इनको सब्सिक्वेंट ईयर में ही मिलेगी। खैर, फिलहाल ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो वो यही कह रहे हैं
कि हमने जो मार्च 16 में पेमेंट करी थी उसमें टीडीएस काटना भूल गए थे। तो फिलहाल जैसा मैंने कहा इस टोटल पेमेंट का 30% जो है वो डिसअलाउ होगा। सेक्शन 192 सैलरी का है, अभी पढ़ा नहीं है हमने और आगे आप पढ़ेंगे, ये सिलेबस में है हमारे। और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन नॉन कंपीटिंग फीस वगैरह जो दी है वो सेक्शन 194J में इस पे टीडीएस लगता है। तो ये दोनों सेक्शंस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल है और पेमेंट जो है कंपनी ने विदाउट टीडीएस की है, तो इसलिए इसका 30% जो है वो डिसअलाउ किया गया है। तो यहाँ पर वही कंपटीशन दिखाई है अलग अलग कि 15 लाख पे 30%, 4,50,000 डिसअलाउ हुआ, 70,000 पे 21,000 डिसअलाउ हुआ और 25,000 पे 7,500, टोटल 4,78,500 का डिसअलाउंस जो है वो अट्रैक्ट हो गया। अब आगे बताया जा रहा है इफ द टैक्स इज डिडक्टेड एंड पेड इन द नेक्स्ट ईयर, तो जब भी आप पेमेंट डिडक्ट करके इसको करेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 70% पेमेंट तो पहले ही अलाउ हो गई थी, 30% जो ये फिगर डिसअलाउ हुई है सिर्फ इसी का डिस्प्यूट है। ये जब आप टीडीएस जमा कर देंगे, जितना भी टीडीएस बनता है, तो इस पूरी फिगर की डिडक्शन एक बार में मिल जाएगी। जहां तक क्वेश्चन कह रहा था कि सब्सिक्वेंट ईयर में, तो वो डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप नेक्स्ट ईयर में टीडीएस करके जमा करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में ही उसकी डिडक्शन मिलेगी, करंट ईयर में वो डिसअलाउ ही रहेगा, राइट। 30% डिसअलाउंस है यहाँ पे। ना इस बारे में एक रिलीफ इन्होंने और दिया है। एक रिलीफ तो मैंने आपको पढ़ाया कि आप टीडीएस करंट ईयर में कर लो और आरओआई डेट तक जमा करा दो तो आपको रिलीफ दे देंगे। एक रिलीफ इन्होंने और दिया है जो थोड़ा लॉजिकल है भी। देखिए, टीडीएस की गवर्नमेंट को चिंता इसलिए है कि जो पेमेंट जा रही है उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जरूर मिल जाए। अब सपोज एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि हमने किसी लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट की, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक लिमिट के बियॉन्ड उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। इमेजिन कीजिए कि कंपनी ने कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ था और उसके ऊपर बिना टीडीएस काटे लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया। अब जो सेक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके हिसाब से तो फिर 30% उसका डिसअलाउ हो जाएगा। नाउ इमेजिन फर्दर कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसने पूरे रेंट पर अपना इनकम टैक्स टाइमली डिपॉजिट कर दिया और आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया कि देखो भाई, मैंने जो तुमसे रेंट लिया था उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये लो मेरी तरफ से, मेरे सीए से एक सर्टिफिकेट। फिर गवर्नमेंट कहती है इस सिचुएशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब डिसअलाउंस नहीं होगा। अल्टीमेटली एम टैक्स कलेक्ट करना था। टैक्स जो है वो पेई ने, जिसको मैंने पैसे दिए, कंपनी ने जिस लैंडलॉर्ड को रेंट दिया उसने ही अगर अपनी इनकम में इंक्लूड करके टैक्स पे कर दिया, फिर गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए मैं इस पॉइंट को आपको लिखवा भी देता हूं। एक फर्दर रिलीफ इन केस ऑफ रेजिडेंट्स, ये लेकिन रेजिडेंट्स पे ही है, नॉन रेजिडेंट वाले पे नहीं है। रिलीफ इन केस ऑफ नॉन टीडीएस पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स, disallowance will not be attracted if following conditions satisfied। ठीक है, डिसअलाउंस नहीं होगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस पूरी हो जाएं। क्या? पहली बात, जिसको पैसा दिया मैं उसको बोलूंगा पे, पे इंक्लूड्स सच पेमेंट इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरा, बाय आरओआई डेट ही पेज हिज टैक्स प्रॉपरली, पूरा जितना टैक्स बनता है उतना उसने पे कर दिया। ठीक है, पे इंक्लूड सच पेमेंट इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम एंड बाय आरओआई डेट ही पेज हिज टैक्स प्रॉपरली एंड हिज सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव्स अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड। और वो एक सीए से एक सर्टिफिकेट भी आपको दे रहा है कि देखो भाई घबराओ मत, तुमने जो पेमेंट मुझे दी थी उसको मैंने अपनी रिटर्न में इंक्लूड करके उसका सारा टैक्स जमा करा दिया है, भारत सरकार को उसका टैक्स मिल गया है, कोई टैक्स की चोरी नहीं है, कोई टैक्स का डिले नहीं है, शांत रहो। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर बिना टीडीएस के आप पेमेंट करोगे तो 30% डिसअलाउंस हो जाएगा, वो डिसअलाउंस बच सकता है अगर रेजिडेंट पे ही उसको टाइमली आरओआई भर के टैक्स पे कर दे और आपको एक सर्टिफिकेट दे दे। So this is the situation covered here, right? तो यहाँ पर वही बात लिखी है, the resident has furnished his return of income and he has taken into account the above income in the return. Third point, he has paid the tax due and furnishes a certificate from the chartered accountant.
If the above conditions are satisfied, then for this purpose it shall be deemed that payer has deducted and paid the tax, and the expense shall not be disallowed. Right? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है. क्विकली 1 मिनट का क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाहता हूँ. सिर्फ जो पॉइंट्स हमने पढ़े, ज़्यादा पॉइंट्स हमने इसमें नहीं पढ़े हैं, छोटे देखा जाए तो, लेकिन है ये तीखे पॉइंट, ध्यान से सुनने और समझने वाले, कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट देन मस्ट बी डन आफ्टर टीडीएस. अदरवाइज इसमें तो 100% पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी. तो ओनली रिलीफ इज कि आपने टीडीएस करंट ईयर में किया हो और आरओआई डेट तक डिपॉजिट किया हो तो अलाउड है. अदरवाइज अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में कभी भी टीडीएस करते हैं, चाहे वो फिर अप्रैल में ही कर दें, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मैं कहता हूँ 1 अप्रैल को ही करते हैं, तो भी फिर उसकी डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट के हिसाब से मिलेगी, यानी नेक्स्ट ईयर में मिलेगी. जहां तक है इंडिया में, अगर आप रेजिडेंट को पे कर रहे हैं कोई भी ऐसी पेमेंट जिस पर टीडीएस कटना है, तो वो टीडीएस काटना जरूरी है. नहीं तो जब आप उसका खर्चा क्लेम करेंगे पेमेंट का, तो 30% डिसअलाउंस हो जाएगा. इसमें भी यही है कि डिसअलाउंस से बचना है तो टीडीएस जो है आरओआई डेट तक आपको जमा करना है, लेकिन वो भी तभी फैसिलिटी मिल पाएगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आपने टीडीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में कर लिया होगा. अदरवाइज डिडक्शन तो मिल जाएगी, खैर फिर वो तब मिलेगी जब आप फाइनेंशियल ईयर में, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिपॉजिट करते हैं. राइट? और अगर रेजिडेंट को आपने किसी को पेमेंट किया और वो खुद शराफत से अपनी रिटर्न भर के टैक्स जमा करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, तो आप इस डिसअलाउंस से बच सकते हैं. दैट इज द अदर वे आउट. राइट? चलिए, तो पढ़ते रहिए. ये पीजीपी का चैप्टर मैंने आपको पहले ही बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं बीच में टाइम एंड अगेन आप लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड करता हूं कि बहुत सारे टेस्ट मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट blog.ngpeducation.com पे अपलोड किए हुए हैं. वो सॉल्व टेस्ट हैं, आप उनको जरूर करें. लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियोज़, ये जो MCQ की वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट शायद ऐसा सोचते होंगे कि ये CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में MCQ आता है. देखिए, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो CA के एग्जाम में भी आ सकते हैं, BCom के एग्जाम में भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं. और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, छोटी वीडियोस हैं, 1-1, 1.5, 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, और उसमें एक पॉइंट को बड़ी क्लैरिटी से मैं समझाया करता हूँ. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को कभी मिस ना करें. और इन सभी चीज़ों के लिए, सभी अपडेट्स, टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पे मैंने फोकस करके डाला हुआ है मेरी पर्सनल वेबसाइट blog.ngpeducation.com पे. तो उस पर आप टाइम एंड अगेन विजिट करें और चीज़ें डाउनलोड करते रहें. और अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके पास ईमेल पर आती रहे, तो वहीं पर फॉलो बाय ईमेल का भी एक बटन है, वहाँ पर आप अपनी ईमेल ID रजिस्टर करें, तो आपके पास ये सारे अपडेट्स, वीडियोज़, टेस्ट, एवरीथिंग ईमेल पर डेली बेसिस पर आपके पास आती रहेंगी. राइट? चलिए, थैंक यू.